राधे राधे। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और आगे सुने। पुराने और नए एपिसोड्स के लिए वो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना, नोटिफिकेशन जानने के लिए। न्यू एपिसोड 418 जेलस हस्बैंड। हवेली आयांश हर रोज की तरह काम से वापस आया। उसने कमरे में आकर देखा तो पाया रूहानी आराम से बेड पर फैलकर सो रही है। वो उसे देखकर उसके पास आ गया। रूहानी के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी, पर नींद में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज कॉलेज में आने के बाद से वो सो ही रही थी। उसने सिल्क नाइट गाउन पहना था जिसमें उसके शरीर का आकर्षण बनावट साफ पता चल रही थी। पूल साइड का दरवाज़ा खुला होने से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे रूहानी के कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। आयांश को पता नहीं चला कब उसे देखते हुए उसने उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी रूहानी की आंखें झट से खुल गई। उसने आयांश को अपने इतने पास देखा तो वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई। उसने कहा, ओह, आप आ गए? आपने खाना खाया? आयांश भी उससे दूर होते हुए बोला, हाँ, मैंने खा लिया। ये कहने के बाद वो वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाथरोब पहना होकर बाहर आया। उसने रूहानी को देखा जो उसे ही देख रही थी। चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदल कर वापस आया। उसने कहा, तुम सो क्यों नहीं रही? रूहानी ने कहा, हाँ, हम वो कॉलेज से आकर दिन भर ही सो गए थे और अब नींद नहीं आ रही। अभी अभी हम सोने की कोशिश ही कर रहे थे कि आप आ गए। आयांश बेड पर आते बोला, तो आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन कैसा रहा? रूहानी ने यह सुना और कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा, बस वहाँ के लोग थोड़े अजीब हैं। आयांश अपने ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए बोला, अक्सर किसी भी चीज़ का पहला दिन ऐसा ही होता है। तुम ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ। और उसने आंखें बंद करके अपनी तरफ का लैंप ऑफ किया। रूहानी सीधी बैठते हुए बोली, अरे ऐसा नहीं है, हमें लगा था इस दुनिया में आपसे ज़्यादा अजीब और कोई नहीं है, लेकिन हम गलत थे। आपको पता है आज कॉलेज में क्या हुआ? आयांश ने अपने बारे में ऐसा सुना और उसे घूरने लगा। रूहानी अपने धुन में बोली, आपको पता है कॉलेज में पहले दिन में ही किसी के से लड़ाई हो गई। वो लड़की बहुत बदतमीज थी। उसने सिया को थप्पड़ मारा, लेकिन हमने भी ना उसे सबक सिखाने की ठान लिया। अगर उसका भाई बीच में नहीं आता तो हम उसका मुंह ही तोड़ देते। और वो न जाने क्या क्या नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और आयांश उसे सुन रहा था। रूहानी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, और उसका पता है, हाँ, हमने ना कैंटीन में बढ़िया सा खाना भी खाया, लेकिन पता नहीं क्यों आज सब हमें ही देख रहे थे। हमें वो अच्छे नहीं लग रहा था। और आपको पता है, इसे इतना कहा ही था कि आयांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना। उसने खींचते ही से ही रूहानी उसके ऊपर आकर गिरी। दोनों का चेहरा बहुत करीब था। रूहानी ने आयांश का मुंह बनाकर देखा और उसी तरह कहा, आपको नहीं पता हमने आज क्या क्या देखा? वो लड़की सच में बहुत अजीब थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बुरे ही होते हैं। जैसे वो लड़का, वो देखने में ठीक ठाक ही लग रहा था। पता नहीं वो कह ही रही थी कि आयांश ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, कौन लड़का? रूहानी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसी तरह से कहा, और वही हमने बताया ना, उसका भाई। उसने उतना ही कहा था कि आयांश उसे पलटकर उसके ऊपर आ गया। रूहानी हैरानी से उसे देखने लगी। आयांश उसे घूरते हुए कहा, तुम यहाँ किसी और लड़के के बारे में बात नहीं कर सकती। रूहानी उसके क्लोजनेस से घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, कौन लड़का? आयांश ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा। रूहानी उसकी आंखों में गुस्सा साफ देख पा रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा क्यों थी। उसने आयांश के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का देते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? हटिए हमारे ऊपर से। उसने इतना कहा ही था कि आयांश ने उसके हाथों को पकड़ बेड पर प्रेस किया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर आगे कुछ ही बोलने के लिए मुंह बंद कर दिया। आयांश की इस हरकत से रूहानी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आयांश उसके होठों पर चबा रहा था। उसे पता ही नहीं क्या हो गया था। वो रूहानी के मुंह से किसी लड़के की बात सुनकर गुस्सा हो गया था, जैसे उसकी बात पसंद ना आई हो। आयांश ने उसके हाथों को इतना कसकर पकड़ रखा था कि उसके हाथों में उसकी उंगलियों के निशान बनने लगे थे। कुछ देर बाद रूहानी की सांसें उखड़ने लगी।
आयश ने यह महसूस किया और उसके होठों को छोड़कर उसके गले को चूमने लगा। आयश ने यह पहली बार किया था, जिसकी वजह से रूहानी के अंदर अलग ही सेंसेशन महसूस हो रही थी। उसके शरीर में सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब आयश उसके गर्दन के नीचे किस करते हुए जाने लगा। रूहानी को यह पसंद आ रहा था। अब तक दोनों इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन जब भी आयश उसके करीब आता, रूहानी अपनी धड़कनों को बढ़ने से नहीं रोक पाती थी। आयश की गर्म सांसें उसे बहका रही थीं, जिसे उसने कसकर आयश के कंधे को पकड़ लिया। उसके ऐसे करने के साथ ही उसकी लंबी नाखून उसके कंधे पर धंसने लगे। आयश ने उसके कमर पर हाथ डालकर उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया, जिससे रूहानी उसके गले से आ लगी। आयश ने उसे खुद से दूर किया और उड़ी चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसे वापस से किस करने जा रहा था कि टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजने लगा। आयश ने उस तरफ देखा और फिर रूहानी को, जिसकी आंखें बंद थी और वो गहरी सांसें ले रहा था। उसकी सुंदर चेहरा एकदम गुलाबी हो गया था, जैसे उसके शरीर का सारा खून उसके चेहरे पर आ गया हो। वो उसके ऊपर से उठ गया और फ़ोन लेकर पूल साइड चला गया। रूहानी उसी तरह बेड पर पड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद वो उठकर बैठ गई। उसने मिरर वॉल से आयश को देखा, जो अपना टी शर्ट निकाल रहा था। उसने देखते ही देखते टी शर्ट को निकालकर साइड में रखा और पूल में कूद गया। रूहानी वॉल के पास आई और बाहर देखते हुए बोली, इतनी रात में वो नहा क्यों रहे हैं, वो भी इतने ठंडे पानी से? उसने अपने गाल को छू कर देखा, जो कि एकदम लाल हो गए थे। कुछ याद आते ही वो मुस्कुराई और बेड पर आकर लेट गई। उसने ब्लैंकेट में खुद को लपेट लिया और अकेले अकेले मुस्कुराने लगी। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा, हम सबके कान्हा चैनल। जल्दी से सब्सक्राइब करो इसको। और फिर नेक्स्ट एपिसोड 419, फॉल इन लव। शिमला। शादी बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। मंडप घर के अंदर ही सजाया गया था, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। ठंड से बचने के लिए वहां पर सभी तरफ हीटर का इंतजाम किया गया था। वहीं पर मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। वे सब लाइन से कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके सामने बड़े से मंडप पर पंडित जी हवन में शुरुआती पूजा कर रहे थे और वो जगह मंत्रों के उच्चारण से गूंज रही थी। उनसे कुछ ही दूर पर सारांश अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिल रहा था, जो कि उसके स्कूल के उसके साथ के थे। वे सब सालों बाद एक दूसरे से मिले थे, इसलिए सब आपस में बैठकर एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का, जिसका नाम राहुल था, उसने कहा, यार ये सब कितना बोरिंग है। ये बूढ़ा बहुत पका रहा है। अच्छा होता मैं अपनी बंदी को भी लेकर आता। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है यार। यहाँ कोई मिल भी नहीं रही जिसके साथ थोड़ा ये कहते हुए वो अपनी मोहें मटकाने लगा। सारांश ने हंसते हुए कहा, साले तू अब तक नहीं बदला। तेरी शादी हो गई है, फिर भी पराई स्त्री पर तुझे आंखें सेकता है। राहुल कंधे उठाते हुए बोला, हु कैस, वो वहाँ, मैं यहाँ, कौन बताएगा उसे? सारांश ने यह सुना और उसने सर हिलाया। तभी कुशल मंडप पर आकर बैठ गया। उसे देखकर राहुल ने कहा, यार इसकी किस्मत ठीक है, स्कूल को सबसे सुंदर लड़की आज इसकी बीवी बन रही है। कितना लकी होगा ये आज रात। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। इसी तरह से सब बातें कर रहे थे। इधर आद्या तैयार होकर सारा के कमरे में आई, जहाँ पर सारा और उसकी मॉम बाहर लेकर जा रही थी। सारा दुल्हन के लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। उसने आद्या को आज भी उसके कटे फटे कपड़ों में देखा तो उसके पास आते हुए बोली, आद्या तूने ये क्या पहन रखा है? यार आज तेरी BFF की शादी है, हैं? तू आज तो ढंग से रेडी हो। आद्या ने खुद को देखा और कहा, लेकिन इसमें क्या खराबी है, मुझे ये पसंद है। सारा कुछ कहने को ही थी कि उसकी मॉम ने कहा, सारा तुम चलो, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। सारा ने जल्दी जल्दी में आद्या से कहा, वहाँ पर मैंने कुछ कपड़े रखे हैं, उनमें से किसी एक को पहन और बाहर आ। मुझे तुझे इस तरह नहीं देखना मेरी शादी के दिन। और वो अपनी मॉम के साथ चली गई। आद्या ने सर खुजाते हुए कहा, यार अब ये क्या बात हुई? उसने अपना कंधा उठाया और उसके पीछे चली गई। सारा को अपनी मॉम ने मंडप पर बिठाया और उसकी नज़र आद्या पर पड़ी, जो अब भी वैसे ही थी। उसने घूर कर उसे देखा। आद्या ने कहा, फाइन।
और वो वहाँ से कमरे में चली आई। 10 मिनट बाद भी जब आद्या कमरे से बाहर नहीं आई तो सारा ने सारांश को इशारे से अपने पास बुलाया। उसने कहा, जाओ जाकर आद्या को देख कर आओ, वो पागल लड़की कहाँ गायब हो गई। सारांश ने हामिद से रिलाया और चला गया। इधर आद्या वो काम कर रही थी जो उसे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया, मतलब वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने ब्लाउज की डोरी बांध रही थी जो कि जिग जैग फॉर्म में थी। वो पहले 5 मिनट से उसे बांधने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये उससे हो ही नहीं रहा था। शादी शुरू हो गई थी, इसीलिए कमरे में वो अकेली थी। बहुत कोशिशों के बाद भी उसने जब नहीं हुआ तो उसने फ्रस्ट्रेट होकर अपने डोरी को पकड़कर खींचा, जिससे वो लंबी सी डोरी उसके हाथ में आ गई। उसने कहा, आह, पता नहीं ये किसने बनाया, आई जस्ट हेट इट। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और सारांश अंदर आते हुए बोला, तेरा हुआ या ना। वो कहते कहते रुक गया क्योंकि सामने आद्या इस हाल में खड़ी थी कि उसे देखकर सारांश के मुंह में ताला लग गया। उसकी नज़र एकदम से आद्या की खुली पीठ पर, उसकी पतली कमर पर ठहर गई। उसने आज से पहले कभी भी नोटिस क्यों नहीं किया। आद्या हमेशा से ढीले कपड़े ही पहनती थी, जिसकी वजह से सारांश के लिए ये हजम करना मुश्किल हो रहा था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की, ये लड़कों जैसी दिखने वाली लड़की असल में इतनी खूबसूरत भी लग सकती है। सारांश मग्न-मुग्ध होकर उसे देख रहा था। वहीं सारांश की आवाज़ सुनकर आद्या जल्दी से पलट गई। उसने कहा, ओह सारांश, तुम हो, मुझे लगा कोई और है। उसकी आवाज़ सुनकर सारांश होश में आया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम। वो कह ही रहा था कि आद्या ने कहा, अच्छा हुआ तू आ गया। देखना सारा, मुझे ना पहनने के लिए कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे पहने। तो मेरी मदद कर, नहीं तो ये मेरे सर से तांडव करेगी। सारांश ने हैरान होते हुए कहा, मैं? आद्या ने उसे घूरते हुए कहा, तो और कौन है यहाँ? अब जल्दी से आकर मेरी मदद कर। ये कहकर वो घूम गई, जिसकी वजह से एक बार फिर से उसकी खुली पीठ सारांश के सामने थी। आद्या के बाल उसके कंधे तक ही आ रहे थे, जिसकी वजह से उसकी पूरी पीठ दिखाई दे रही थी। सारांश ने सोचा, ये लड़की, क्या इसे नहीं पता ये क्या कह रही है, क्या कर रही है। वो हिचकिचाते हुए पास आया और उसके हाथ में उसकी डोरी लेकर ये समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसे करना क्या है। आद्या ने कहा, जल्द कर, शादी निकल जाएगी। सारांश ने हाँ में सिर हिलाया और उसे सेट करने लगा। वो अपनी पूरी फोकस अपने काम पर लगा रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसने आद्या की लंबी खूबसूरत गर्दन देखी तो उसने अपनी लार निकल ली। उसकी उंगलियां आद्या के पीठ को छू रही थी। उसे देखते हुए पता नहीं क्यों, लेकिन आज पहली बार उसके मन में कुछ नया सा हो रहा था। वो आज तक इतनी लड़कियों से मिला था, लेकिन कभी भी उसके लिए ऐसा फील नहीं किया। उसने जैसे तैसे उनकी डोरी बांधी, वहां से जानते हुए बोला, हो गया, तू आ जाना। पर शायद उसने आद्या का एक्सप्रेशन नहीं देखा। उस पूरे प्रोसेस में के दौरान आद्या के हाथ उसके कपड़े पर कसे हुए थे और उसने अपनी सांसें रोक रखी थी, क्योंकि सारांश के हाथ डोरी बांधते हुए ना जाने कितनी बार उसकी पीठ पर छू रहे थे। ऊपर से उसकी गर्म सांसें जो उसके अपने गले पर महसूस किया, वो काफ़ी थी उसकी धड़कन को बढ़ाने के लिए। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और दुपट्टे को गले में लगाकर कमरे से बाहर आ गई। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो सीढ़ी से आ ही रही थी कि राहुल की नज़र आद्या पर पड़ी और उसने उसके तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई, मुझे लगता है आज रात के लिए मेरा इंतजाम हो गया। मैं तो चला उसके पास। सारांश जो कब से कहीं खोया था, उसने ये सुना और उस तरफ देखा। ये जानकर कि वो आद्या के बारे में बात कर रहा है, उसके दिल में अचानक से कुछ चुभने लगा। उसने देखा राहुल आद्या के पास जा रहा है। उसने कस के मुट्ठी बांध ली और अपनी कठोर आवाज में कहा, सोचना भी मत, वो मेरी आद्या है। राहुल ने यह सुना और हैरान से उसे देखने लगा। उसने कहा, क्या, अपनी आद्या? ओह माय गॉड, ये कितने औसम है यार। अब तो मैं उससे बात करके ही रहूँगा। ये कहकर वो जाने लगा तो सारांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, राहुल, तूने शायद ठीक से सुना नहीं, वो मेरी आद्या है। राहुल ने महसूस किया उसके हाथ को कितनी जोर से पकड़ रखा है। उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, भाई,
तू क्या कर रहा है? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ यार, मेरा हाथ टूट जाएगा। सारांश कुर्सी से खड़ा हुआ और उसे गुस्से से घूरते हुए कहा और वहां से चला गया। इधर आद्या ने भी देख लिया था सारांश को अभी क्या किया था, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा और सारा के पास आ गई। सारा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। आद्या भी मुस्कुराई। तभी सारांश उसके पास आकर खड़ा हो गया। आद्या ने उसे देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद सारा और कुशल शादी के बंधन में बंध गए। उन दोनों का सबको आशीर्वाद लिया और सारांश और आद्या के पास आ गए। आद्या सारा के गले लगते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन सारा। सारा ने खुश होकर कहा, ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा, और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बनने के बाद दूसरी शादी की थी, जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके। लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में, उसे अटेंड कर लो, फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ कुलीग से मिलती है, जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था, उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वन्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वन्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे हीरो, हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राय सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर हैं, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है, जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षित राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली, ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई। कहते हैं ना, गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। यक्षित राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करना चाहता है, लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षित राय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षित जो है शादी के लिए तैयार करके वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या, वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, दो दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं, जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा, जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो व्याना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, न ददिया सास और ना ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग?
ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको वन्या से शादी करनी पड़ी? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने सीईओज़ फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को